आज के इस विश्लेषण में हम भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास के सबसे नाटकीय बदलावों में से एक का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो दिखाता है कि कैसे कोई सत्ता के बिल्कुल शिखर तक पहुंचता है और कैसे अचानक सब कुछ बदल भी सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा 4 मई 2026 की उस सुबह के बारे में सोचिए। एक ऐसा नेतृत्व जिसकी पूरे राज्य पर पिछले 15 सालों से इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि हर चुनाव में उसे लगभग अजेय माना जाता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने ही गढ़ में उन्हें कोई हरा पाएगा। लेकिन उस दिन जब नतीजे आने शुरू हुए तो वो पूरा का पूरा साम्राज्य अचानक दरकता हुआ नजर आया। सत्ता में ये अचानक आया बदलाव वाकई हैरान करने वाला था। जैसा कि सोर्स मटेरियल भी कहता है, ये सिर्फ एक चुनाव हारना या जीतना नहीं था। सच कहें तो ये एक पूरे युग का अंत था। और इस ऐतिहासिक घटना की गहराइयों को समझने के लिए हमें आज से लगभग 50 साल पीछे के फ्लैशबैक में जाना होगा। चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय आखिर हुआ कैसे। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक की कलकत्ता की उन गलियों से जो उस वक्त वामपंथी राजनीति और स्टूडेंट यूनियंस के तनाव से उबल रही थी। 1970 में जोगमाया देवी कॉलेज की एक आम छात्रा के अंदर सिस्टम से टकराने की एक आग थी। फिर आया 1984 जब उन्होंने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पूरे देश को चौंका दिया। 1990 में हाजरा क्रॉसिंग पर उन पर जो जानलेवा हमला हुआ उसने उन्हें महज एक नेता से एक इमोशन में बदल कर रख दिया। फिर 1998 में अपनी पार्टी टीएमसी का गठन हुआ और आखिरकार 2011 में वामपंथियों के 34 साल के शासन को उखाड़ते हुए वो बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसी लंबे संघर्ष के बीच एक बेहद शक्तिशाली नारा गूंजा था, मां माटी मानुष। दरअसल 2006 में नंदीग्राम और सिंगूर की जमीन अधिग्रहण विवादों ने बंगाल को अंदर तक हिला दिया था। नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 बेगुनाह गांव वालों की जान चली गई थी। और इसी दर्द और खून खराबे के बीच ये भावनात्मक नारा बंगाल में जंगल की आग की तरह फैला। इसने जमीनी स्तर पर लोगों से उनका एक ऐसा अटूट रिश्ता जोड़ दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। इसके बाद शुरुआत हुई दबदबे और कल्याणकारी योजनाओं के एक लंबे दौर के। सत्ता में आने के बाद शुरुआती गवर्नेंस का स्टाइल काफी सादगी भरा था। कई ऐसी बेहतरीन योजनाएं शुरू हुईं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ा, जैसे कन्याश्री जिसने लड़कियों की शिक्षा की तस्वीर बदल दी, स्वास्थ्य साथी ने गरीब परिवारों को भारी भरकम मेडिकल बिलों से बचाया और लक्ष्मी भंडार के जरिए महिलाओं को सीधा कैश दिया जाने लगा। इन योजनाओं ने महिलाओं का एक इतना मजबूत वोट बैंक तैयार कर दिया कि 2021 में राष्ट्रवाद की भारी लहर के बावजूद टीएमसी ने एक बड़ी और शानदार जीत दर्ज की। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। अब बात करते हैं उन घोटालों और टूटते हुए विश्वास की। लगातार तीसरी जीत के बाद ही इस मजबूत युग की नींव में दरारें दिखने लगीं। अगर 2011 और 2026 के दौर की तुलना की जाए तो एक जमीन आसमान का अंतर दिखता है। 2011 में जो पार्टी 34 साल की डिक्टेटरशिप से मुक्ति दिलाने वाली लिबरेटर मानी जाती थी, 2026 आते आते उस पर सिस्टमैटिक करप्शन, सिंडिकेट राज चलाने और विरोधियों की आवाज दबाने के बेहद गंभीर आरोप लगने लगे। ऐसा कहा जाने लगा कि जिन तौर तरीकों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अब वही तरीके खुद अपना लिए गए हैं। जनता के विश्वास को चकनाचूर करने में कुछ प्रमुख विवादों का बड़ा हाथ रहा। शुरुआत हुई कोविड-19 के दौरान मौत के आंकड़े छुपाने और डॉक्टरों की आवाज दबाने के आरोपों से। फिर आया एसएससी स्कैम, जहां भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे 25,753 नौकरियां रद्द कर दी। इसके बाद संदेश खाली का मामला सामने आया, जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और जमीन हड़पने के आरोप लगे। लेकिन जिसने पूरे बंगाल में गुस्से का एक सैलाब ला दिया, वो थी आरजी कर अस्पताल की घटना। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद शुरुआती लीपापोती के आरोपों ने आम जनता, महिलाओं और छात्रों को सीधे सड़कों पर ला खड़ा किया। और इसी भारी जनाक्रोश के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रतीक उभरकर सामने आया। विपक्ष ने आरजी कर की पीड़िता की मां को पनीहाटी सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। ये कोई मामूली राजनीतिक कदम नहीं था। ये बंगाल की महिलाओं के भीतर सुलग रहे उस गहरे गुस्से के साथ सीधे जुड़ने का एक बेहद ताकतवर तरीका था। अब सवाल था कि विपक्ष इस माहौल का फायदा कैसे उठाएगा। आइए उनकी जमीनी रणनीति को समझते हैं। इतने मजबूत इनकम्बेंट को हराने के लिए सिर्फ नारेबाजी काफी नहीं थी, इसलिए एक माइक्रो लेवल प्लानिंग जमीन पर उतारी गई। पन्ना प्रमुख, इसका मतलब था कि वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर
जिसमें मुश्किल से 30 से 60 वोटर होते हैं, अपना एक भरोसेमंद कार्यकर्ता तैनात करना। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर बंगाल के 44,000 पोलिंग बूथ्स को इस तरह से कवर किया। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर जो डर या दादागिरी का माहौल था वो टूटने लगा, क्योंकि अब हर गली मोहल्ले में लोगों को भरोसा दिलाने के लिए एक परिचित चेहरा मौजूद था। इसके साथ ही विपक्ष के घोषणा पत्र ने बहुत ही सधी हुई रणनीति के साथ अलग अलग वर्गों को सीधा टारगेट किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड बनाने का वादा किया गया, सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लाने की बात हुई, मटुआ और शरणार्थी समुदायों को सीएए लागू करने का भरोसा दिया गया और महिला वोटर्स के लिए मौजूदा कैश मदद को और बढ़ाने का वादा किया। मतलब एक भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा जो बदलाव की उम्मीद कर रहा था। इस पूरी चुनावी बिसात के बीच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आंकड़ा सामने आया, 90 लाख। चुनाव आयोग ने जब अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चलाया तो वोटर लिस्ट से लगभग 90 लाख नाम काट दिए गए। ये नाम मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों से थे। इस एक अकेले कदम ने पुराने मजबूत गणों का चुनावी गणित पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इन सब रणनीतियों और बदलते माहौल के बाद अब आते हैं 2026 के उन ऐतिहासिक चुनाव नतीजों पर। जब अप्रैल और मई में वोटिंग का दिन आया तो एक ऐसा आंकड़ा निकल कर आया जिस पर शायद ही किसी को यकीन हुआ हो, 92.47%। आज़ाद भारत के इतिहास में बंगाल का ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट था। 2,40,000 सीआरपीएफ जवानों की तैनाती ने हर चप्पे चप्पे को सील कर दिया था। लोगों के अंदर से डराने धमकाने का जो खौफ था वो पूरी तरह निकल चुका था और वो बिना किसी डर के भारी संख्या में वोट डालने निकले। और इसका नतीजा, जब 4 मई को काउंटिंग हुई तो समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। जो पार्टी 2021 में 213 सीटें जीतकर एक विशाल बहुमत के साथ आई थी, वो अब ताश के पत्तों की तरह बिखरकर सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई। वहीं विपक्ष ने 206 का जादुई आंकड़ा छू लिया। एक ऐसा राजनीतिक किला जिसे अभेद्य माना जाता था, वो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी, सबसे प्रतीकात्मक हार हुई भवानीपुर सीट पर। ये वो गढ़ था जहां से हमेशा से एक तरफा जीत मिला करती थी, लेकिन वहां उनके पुराने साथी रहे शुभेंदु अधिकारी ने 1515 वोटों से जीत दर्ज की। ये यकीनन इस पूरे राजनीतिक भूचाल का सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट था। तो 2026 का ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है। सत्ता कितनी भी अजेय क्यों ना लगे, जब डर का पर्दा हटता है तो जनता खुद अपना फैसला सुना ही देती है। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। डर हटने के बाद जो ये नया योग शुरू हुआ है, क्या वो वाकई अपने वादे पूरे कर पाएगा? क्या नई सत्ता पुरानी गलतियों से बचेगी या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस निष्पक्ष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।